नमस्कार, आपके चैनल एकेडमिक फ़कीर में आपका स्वागत है। आज हम जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के बाहर खड़े हैं और हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हाल ही में जेएनयू के जो स्टूडेंट्स का रस्टिकेशन है उसको लेकर चिंतित है। तो आइए एक सज्जन व्यक्ति यहाँ हमें मिले हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस रस्टिकेशन को लेकर उनका क्या ओपिनियन है। जेएनयू के स्टूडेंट्स का रस्टिकेशन हुआ है या आउट ऑफ बाउंड ये जो हुआ है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? इसके लिए बहुत सिंपल एक लॉजिक जो है समझना कि जेएनयू जो है देश के उन तमाम हिस्सों में, उन तमाम जगहों पे किसी भी तरीके का नाइंसाफ़ी हो, जेएनयू उसके लिए बोलता है, जेएनयू उसके लिए बोलता है। उसी प्रक्रिया में जेएनयू में भी बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ सरकार के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप देखेंगे कि इसी स्कूल ऑफ लैंग्वेज में एक सिद्धांता फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और यहाँ के कंपलसरी कोर्सेज में उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और यहाँ के थ्रू इसको कोर्स को आउटसोर्स किया जा रहा है कि स्टूडेंट जो है यहाँ के उस कोर्स के थ्रू पढ़ें। और आप देखिए कि किस स्कूल में कर रहे हैं जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं। इस देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है, सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो इतने अच्छे फैकल्टीज़ हैं, उतने रहने के बावजूद यहाँ पर आप जो है एक ऐसे कोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एकदम बेमानी है। आप समझिए कि निजीकरण की प्रक्रिया में जाने के लिए जब ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए 2019 में फीआई मूवमेंट के थ्रू और कैंपस में नहीं कर पाए, तो ये एक नया प्रक्रिया है जिसमें आज आप कह रहे हैं कि ये कोर्सेज फ्री है, मगर आगे चल के जो है यही कोर्सेज दिक्कत करेंगे कि आपको जो है इसके लिए पैसा देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और इसके अलावा आप देखिए कि जो भारत सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया वीबीएसए, विकसित भारत शैक्षिक अधिष्ठान, उस बिल में जो है तमाम ऐसी इनकी पॉलिसीज़ हैं जिनको जो है एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगी। इसके लिए जेएनयू जो है आगे इस लड़ाई को जो है लीड करने के क्रम में था और हितौर यूजीसी इक्विटी जो रेगुलेशंस आए उस पर जेएनयू लगातार मुखर है, लड़ रहा था। और इस प्रक्रिया में जो है जेएनयू को कमज़ोर करने के लिए ये जो है उनका रस्टिकेशन किया गया। पर शायद ये एडमिन को अभी भी इस बात की भनक नहीं है कि सिर्फ ये जो जेएनयू के 4 ऑफिस बियरर्स है यही जेएनयू नहीं है। इस कैंपस का वो तमाम छात्र, वो 9,000 छात्र जिन्होंने इसको कैलकुलेट करके बनाया है, वो जो है इस यूनियन के हकदार हैं और उनके ये रिप्रेजेंटेटिव है। इनके करने से कुछ हो नहीं जाएगा। और ये एडमिन का कहना क्या है, रस्टिकेशन क्यों किया एडमिन का कहना है कि एडमिन का लॉजिक है कि जो लाइब्रेरी में एक इन्होंने एफआरटी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी और उसका विरोध जो है जेएनयू ने किया था। जब नीतीश कुमार प्रेसिडेंट थे तब उनसे ये वादा किया गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हो गए और उनकी सहमति के बाद ही ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पर चुनाव की प्रक्रिया में जब जेएनयू आया और उस समय जो है आचार संहिता लगा हुआ था, तो ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह कम होते हैं जहाँ परमिशन आपको लेना पड़ता। उस प्रोसेस में इन्होंने जो है उसको लगाने की कोशिश की। जेएनयू से चुन के आया और इस बात पे मैंडेट लेके आया कि जो एफआरटी टेक्नोलॉजी है उसके खिलाफ जेएनयू को मैंडेट मिला और चुन के आया। और उसने आने के बाद उस प्रक्रिया में गया कि त्रिपाठी जो मनोहर त्रिपाठी हैं उनसे बात किया जाए और उसके बाद जो है उसको न लगाया जाए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे इस बात को। तो इसी प्रक्रिया में जो है जो मशीन लगाई गई थी उस मशीन को जो है जेएनयू ने डिसफंक्शन किया, हटाया। और ये जो आरोप है कि वेंडलाइज किया, किसी भी तरीके का कोई भी वेंडलाइजेशन नहीं हुआ है। उसमें जो है आप देखिएगा कि मशीनों को किसी भी तरह जब वहाँ से हटाया गया तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये सरासर झूठा आरोप है। जो चीज़ एफआरटी के क्वेश्चंस थे उनमें अगर आप स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस प्रक्रिया में नहीं जा सकते। आप बिना स्टूडेंट्स की मर्जी की वो चीज़ें पॉलिसी लागू नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज करने की एक परंपरा बहुत पुरानी रही है। मामीडाला जगदीश कुमार के समय से हम देख रहे हैं। एक नॉर्मल प्रोटेस्ट करने के लिए भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को इंक्वायरी जाता है, शो कॉज जाता है, फाइन्स लगाए जाते हैं। और मामीडाला जगदीश कुमार के समय से लेके अब तक इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30 लाख रुपए फाइन कलेक्ट किए जा चुके हैं। और आप नॉर्मल कोई भी नॉर्मल डिमांड्स के लिए, कोई पानी नहीं आ रहा है, मतलब इस कैंपस में हॉस्टल्स में पानी की कमी के कारण स्टूडेंट्स ने वाइस चांसलर के घर तक मार्च निकाला और उसके लिए उनको 20-20 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये का फाइन लगाया गया। किस आधार पे फाइन का रकम तय किया जाता है? क्या इकोनॉमिक कोई थ्योरम है जिसके आधार पे लोग तय करते हैं ये? हाँ, इकोनॉमिक थ्योरम है कि जेएनयू का जितना भी वाइस चांसलर के घर के रेनोवेशन का कॉस्ट, अच्छा, और वाइस चांसलर के ऑफिस में कितने सोफा आएंगे और अच्छा, हर डीन के कमरे में कितने एसी लगेंगे, अच्छा, अच्छा, तो वो साल भर का जो खर्च है वो अच्छा, सारा स्टूडेंट्स के फाइन से ही कलेक्ट किया जाता है। यही इकोनॉमिक और थ्योरी जो है। ये जो टैक्स जो हम लोग भर रहे हैं, माचिस का डब्बा से लेके गाड़ी जो खरीदते हैं उस पे जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा, वो फिर कहाँ जाता है? हम लोग तो फ्रीवीज हैं,
हम लोग तो देश के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, हाँ हाँ मुफ्तखोर हैं। अगर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की माने हाँ। तो जेएनयू में पढ़ने वाले लोग मुफ्तखोर हैं। अच्छा और अच्छा। हमारी वाइस चांसलर भी कहती है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, कि आप लोग भिखारी हैं, आप लोग कुछ चूज मत करिए, जो मिल रहा है आपको आप ले लीजिए। तो ये अच्छा इनकी अच्छा। भाषा है। तो हम लोग टैक्स थोड़ी पे करते हैं। हाँ इस हाँ। देश का सारा इकोनॉमी तो अडानी अंबानी चलाता है। अच्छा अच्छा। वो लोग अगर एक रात सो जाएंगे तो देश का 100 करोड़ लोग भूखा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो हम लोग पे जो उपकार कर रहा है। उपकार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। चैरिटी कर रहे हैं। चैरिटी कर रहे हैं हम लोग पे। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए, जो रस्टिकेशन हुआ है, आउट ऑफ बाउंड हुआ है, इसके पीछे इन लोगों का क्या रैशनल है, क्या तर्क है इन लोगों का? रैशनल जैसे शब्द का इनको कोई इल्म नहीं है, हाँ अच्छा। जानते ही नहीं है कि रैशनल क्या होता है। सब आर्बिट्ररी चलता है यहाँ पे, आर्बिट्रेरी मनमौजी। चलता है, सब मनमौजी है इनका। अच्छा इनका अच्छा। मकसद है कि घूसखोरी से पैसा कमाना। अब जैसे एक मशीन लग रही है, उसकी कीमत 20 लाख रुपए है, कागजों में 20 लाख रुपए है, असली में 10 लाख रुपए होंगी। तो मशीन लगाया जा रहा है, कैपिटल को खुश किया जा रहा है। तो अगर एक मशीन हम लगा देंगे सर्विलांस की तो और 2 मशीनें आएंगी, क्योंकि इनसाइडर आउटसाइडर के लॉजिक से वो बेसिकली लगाएगा कि आउटसाइडर को हम रोकेंगे। तो आउटसाइडर तो बहुत सारे जगह हैं भाई। SSS में बोला जाएगा कल को कि SL का स्टूडेंट आउटसाइडर हो गया, गोदावरी हॉस्टल में जो है ब्रह्मपुत्रा के हॉस्टल आउटसाइडर हो गए। तो हर हॉस्टल के बाहर एक मशीन लगाइए, फिर गेट पे लगाइए मशीन, और फिर उसमें पैसे कमाइए। और सबको पता है यहाँ पे जितने बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं, एक एक रिक्रूटमेंट करने के लिए 40 लाख 50 लाख रुपए घूस खा रहे हैं। 40 लाख? 40 लाख सिक्योरिटी ऑफिसर्स के 8-8 हजार रुपए हर महीने की सैलरी जो है इनकी नहीं दी गई है, खा गई है। यहाँ पे सैनिटेशन वर्कर्स को जो है पंचिंग करने का नया सिस्टम लाया है, और पंचिंग यदि नहीं हो पाता है, 5 मिनट 10 मिनट भी लेट हो रहा है किसी कारण से, या पहुंच गए लेकिन पंचिंग नहीं हो पा रहा है, तो उनके एक दिन की सैलरी काट दे रहे हैं। तो ये घुसखोरी का जमाना चल रहा है। जेएनयू में लगभग 180 स्टाफ का रिक्रूटमेंट हुआ और जेएनयू आए, तो जेएनयू वालों ने बोला कि हम नहीं लेंगे आपको। और वाइस चांसलर बोल रही हैं कि हम इंटरेक्शन करेंगे सबसे 180 लोगों से, और इंटरेक्शन करने के बाद हम तय करेंगे कि वो काबिल हैं जेएनयू में काम करने के कि नहीं। तो इंटरेक्शन का मतलब वही हुआ, मॉनिटरी इंटरेक्शन करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये चल रहा है यहाँ पे, रैशनल कुछ नहीं है। रैशनलिटी की बात तो कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग क्यों विरोध कर रहे थे? ये जो सिस्टम अभी यहाँ लगने वाला था लाइब्रेरी में, उसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? मल्टीपल कारण है। आप मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी है। जेएनयू में आप एक तरफ बोलते हैं कि फाइनेंशियल क्रंच है, दूसरी तरफ आप ऐसे मशीन लगा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, और एक इसके साथ सर्विलांस का मकसद है कि आपके चेहरे को स्कैन करेंगे और फिर जाकर के आप लाइब्रेरी में इंटर करेंगे। तो लाइब्रेरी पढ़ने लिखने का जगह है। हिंदुस्तान में से भी पढ़ने लिखने लोगों की बहुत कमी होती जा रही है। उसमें अगर कोई पढ़ रहा है तो आप उस पर क्यों ही पाबंदी लगा रहे हैं? तो अब उसमें है कि हमारे चेहरे को स्कैन किया जा रहा है, डाटा कहाँ जा रहा है, क्या है डेटा प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म आपके पास, बताइए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आपने एक ही गेट है लाइब्रेरी में, दूसरे गेट जो है उसको बंद करके रखे हैं, फायर लग जाएगा, तो आपने फायर एग्जिट क्लियरेंस लिया है? कुछ नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ समझते हैं वो लोग कि आप, यही बात है कि देश में किसानों के लिए कानून लाते हैं उनकी भलाई के लिए और किसानों से नहीं पूछते हैं, मजदूरों के लिए कानून लाते हैं मजदूरों से नहीं पूछते हैं, स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए आप बोल रहे हैं कि ला रहे हैं और स्टूडेंट्स से ही नहीं पूछते हैं। अच्छा, ये सब जो सिस्टम्स है इंस्टॉल किया जा रहा है, उसके लिए टेंडर निकलता है, और टेंडर के बाद जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये आप लोग आरटीआई करके अभी पता करने का प्रयास किए हैं? आरटीआई हमने किया है जी। हाँ, अभी उसका जवाब नहीं आया है, बट आरटीआई हमने किया है कि टेंडर कौन सी कंपनी को दिया गया, कितना इसमें वो था, कि कब मीटिंग हुई थी, कब पास किया गया था। बेसिकली FRT फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सिस्टम लाइब्रेरी के बाहर लगाया गया था, उसका ही हम लोगों ने विरोध किया। 3 महीने तक लंबा विरोध चला, उसके बावजूद ज़बरदस्ती उन्होंने लगाने की कोशिश की, चोरी छुपे लगाने की कोशिश की, तमाम कोशिशें उन्होंने किया, लेकिन स्टूडेंट्स मैंडेट के हिसाब से स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया और उसको हटाया वहाँ से, और उस कारण से ही ये रेस्टिगेशन हुआ है पूरे यूनियन का। और हम लोगों ने अभी आरटीआई किया है, देखते हैं क्या जवाब आता है। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए लोगों का क्या है? क्योंकि स्टूडेंट यूनियन तो अब रहा नहीं, चारों लोग जो है उन लोग का आउट ऑफ बाउंड हो गया है, तो उनसे जुड़े हुए लोगों का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? अभी हर स्कूल में हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग का प्लान है। आज जैसे कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का GBM है, और यहाँ से एक डेमोक्रेटिक मैंडेट लेते हुए फर्दर प्लान ऑफ एक्शन जो है इसको रेजिस्टेंस करते हुए और जेएनयू को बचाने की लड़ाई को लेते हुए, कि जेएनयू में तमाम समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को सुलझाते हुए उसको चार्टर ऑफ डिमांड में लाते हुए हर स्कूल से जनरल बॉडी मीटिंग करा करके हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन में जाएंगे।
ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक चीज़ है। हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन को जो 9,000 स्टूडेंट्स ने मैंडेट देके जिन्हें चुना था, उन सबको रेस्टिकेट करना, आउट ऑफ बॉन्ड करना और 20-20 हज़ार जितना हैप्पी फाइन लगाना है समथिंग वेरी एब्सर्ड, जो एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और काफ़ी स्टूडेंट कम्युनिटी इस चीज़ से नाराज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेंस नहीं बनता कि जिनको चुन के हम रिप्रेजेंटेशन में, हम अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए जिनको हमने चुना है, अगर आप उनको रेस्टिकेट कर देंगे तो वी विल हैव नो से इन रिप्रेजेंटेशन, वी विल हैव नो से इन एनी पॉलिसी, कुछ भी आके हम पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो वेरी बैड। तो ये जो 20,000 रुपये फाइन लगा है, इसके पीछे तर्क क्या है? 20,000 का जो अमाउंट है उसको तय कैसे किया सर ये एडमिन ने? अब इन लोगों ने तय कैसे किया, वो तो मनमौजी है। मनमौजी क्या कह सकते हैं। अब इनका कहना ये है कि मशीन जो थी वो 20 लाख की थी, हाँ। तो शायद तो उसका 20 लाख की 1% मशीन का निकालेंगे। 1% निकाल के 20-20 हज़ार करके एटलीस्ट कंपनसेट करके 1 लाख ये दे देंगे। बाकी इनके अलावा 8 स्टूडेंट और है जिन पे 19-19 हज़ार लगाया गया है, तो वहीं से भी कंपनसेट हो जाएगा शायद। बट ये लोग ये चीज़ भूल चुके हैं कि जेएनयू एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जहाँ 10,000 हॉस्टल का फ़ी है और 268 हमारे ईयरली एकेडमिकल फीस है। और कोई भी जब जेएनयू को चुनता होगा तो उसके ये पैरामीटर ज़रूर देखता होगा, और ये पैरामीटर कोई देखता है तो वो अपने बैकग्राउंड को भी सोच के यहाँ तक आता होगा। हाँ। और उसमें अगर आप 20-20 हज़ार फाइन लगा देते तो इट्स टू मच। अच्छा, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक संस्था में तो जनता का भला करना चाहिए सरकार को, ये जनता का बुरा क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि देखिए ये तो कोर है आरएसएस का, आप भी समझते हैं कि गवर्नमेंट, मैं ये सब नहीं समझता, आप मुझे समझाइए, इसलिए तो मैं जेएनयू आया हूँ। इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा जो होता है एक फासिस्ट गवर्नमेंट का वेपन होता है अपनी आइडियोलॉजीज को पनपाने के लिए, हमारी आइडियाज़ को सप्रेस करके अपनी आइडियाज़ को इम्पोज करने के लिए। वही तरीका है। अभी बीजेपी लेड गवर्नमेंट है और वही गवर्नमेंट जो है वीसीज चुनती है बहुत अनडेमोक्रेटिक वे में। जो आरएसएस का चाटुकारिता करता है वो वीसी बनता है, बस वही है। क्या रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर चूज़ किया था। एक यूनियन को, जो ये यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन है, वो यूनियन ही हमारा करता है। तो अगर उस यूनियन को रेस्ट्रिक्शन और आउट ऑफ बाउंड्स कर दिया गया है, तो हमारे स्टूडेंट्स की जो बात है उनको पहुंचाने वाला कोई नहीं है। तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए बहुत आसानी से अपना जो मोनोपोली चलाना बहुत आसान हो जाएगा और स्टूडेंट्स की बात का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो शायद ये उनके लिए बहुत आसान होगा कि जैसे उन्होंने लाइब्रेरी में एफआरटी लगाया था, ऐसे बहुत सारे जो अनऑथोराइज चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के फेवर में नहीं है, ऐसे काम करने में उनको आसानी होगी। तो ये इसको लगाने के पीछे तर्क क्या था? क्यों लगाना चाहते थे सरकार इसको? ये एफआरटी की बात करते हैं। तो उनको एक प्राइवेट कंपनीज या से एंटिटी से पैसा मिल रहा था, उन्होंने टेंडर किया, उसके अंतर्गत उन्होंने ये एफआरटी सिस्टम लगवाया, जिससे स्टूडेंट्स को कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। और अगर किसी स्टूडेंट को, जैसे कि लाइब्रेरी में दिक्कत ये थी कि सीट्स कम है, तो बजाय सीट्स बढ़ाने के, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के बजाय उन्होंने एफआरटी लगवाना ज़रूरी समझा, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा होता ना कि स्टूडेंट का। तो वो स्टूडेंट के फेवर में कभी कुछ नहीं करना चाहते। स्टूडेंट के फेवर में क्यों नहीं काम करे? तो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक संस्था है, तो यहाँ पे तो लोगों का अच्छा होना चाहिए। लोगों का अच्छा नहीं करके सरकार पता नहीं किसका अच्छा करने में लगा हुआ, किसका अच्छा करने में तो लगा ये हुआ? जो सरकार है वो कभी भी स्टूडेंट्स के हित में नहीं सोचती। इस सरकार का पहला मोटिव यही है कि एजुकेशन जो पिलर है, जो एक समाज, अच्छे समाज को बनाने के लिए उस पर सबसे पहला वार किया जाता है। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम पे वार किया जा रहा है, ताकि बच्चे पढ़ नहीं पाए, समझदार ना बन पाए, उन सरकार से सवाल ना कर पाए। ये एक बहुत गलत बात है। जो जेएनयू बैरियर चुन के आता है, ऑफिस बैरियर, वो पूरा स्टूडेंट्स का मैंडेट लेके आता है। अब एक एडमिन है, जो प्रो एडमिन है, जो आरएसएस का एक मतलब पॉपिट है, वो जो इस फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है कि वो एक पूरे यूनिवर्सिटी ऑफिस बैरियर को रेस्ट्रिकेट किया जाता है। ये पूरा गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। तो अभी इन लोगों को रेस्ट्रिकेट करने का रैशनल क्या दिया अभी एडमिन ने? नेशनल दिया है कि जो लाइब्रेरी में जो तोड़फोड़ हुए थे, तो वो रीज़न दे रहा है। मतलब जो लाइब्रेरी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, वो यही नहीं एक दिन में हुआ था, वो बहुत पहले समय से चल रहा था। और वीसी ने खुद वादा किया था कि जब जेएनयू बैरियर चुन के आएगा नया वाला, तो उनसे मिलेंगे। वो लोग मिले नहीं, और जो लाइब्रेरियन हेड है वो भी नहीं मिली। तो ये बहुत गलत बात है कि उनको मिलना चाहिए था। कि जो बोल रहे कि जितने फंड्स ला के उन्होंने ये एफआरटी लगाया है, उससे अच्छा कि मतलब जो लाइब्रेरी में जितने भी क्राइसिस थे, जैसे वहाँ पे सीट्स नहीं है, टूटे फूटे है, सीलिंग टूटी फूटी है, वो सब ठीक करते हो। जो कोविड से पहले जो जितने भी
लाइब्रेरीज खुलते थे, मतलब 9th फ्लोर तक जितने भी स्पेसिस थे वो सब खुलते थे, वो खुलते नहीं है। उनको खोलने की बजाय ये लोग FRT ला रहा है, 30-40 लाख का खर्चा कर, उससे अच्छा लाइब्रेरी को वो रिपेयर कर लेता तो स्टूडेंट्स आराम से जा सकते थे, बैठ सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैंने सुना है कि लाइब्रेरी के अलावा हॉस्टल्स का भी कंडीशन बहुत हॉस्टल खराब से है। कंडीशन बहुत ख़राब है। इसमें चंद्रभागा में रहता हूँ, कुछ दिन पहले ही हमारे बैक विंग के 2nd फ्लोर में जो वॉशरूम का जो सीलिंग था वो टूट के गिर गया था। वहाँ पे फॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई था नहीं उस वॉशरूम में, अगर कोई होता तो किसको लग जाता। इससे भी पहले भी चंद्रभागा में गर्ल्स विंग में भी एक मतलब वॉशरूम को सीलिंग गिर गए थे कि लड़की के सिर पे गिर गए थे, उसको चोट कहाँ, भी लगी थी। चंद्रभागा में? चंद्रभागा में 2 साल पहले। तो मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है। पता नहीं VC बोली थी इतने फंड्स आए, पता नहीं फंड्स कहाँ जाता है। मतलब बहुत सारे हॉस्टल जो रिपेयर नहीं हुआ है, कुछ हॉस्टल्स बहुत स्लो रिपेयर हो रहा है, पता नहीं क्या कैसे रिपेयर ये लोग करते हैं, मतलब वही है। अच्छा ये बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है देश के इतने बड़े संस्था में, फिर भी JNU जैसे संस्था को NAC एक्रेडिटेशन ये कैसे मिल जाता है? वो तो मतलब सरकार जो चाहे उसको दे सकता है, उसमें मतलब आने से जब वो लोग आते हैं इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो बिल्कुल JNU को ऐसा सुंदर चमका देते हैं कि मतलब बहुत अच्छा है। जो मतलब स्टूडेंट्स जो जानते हैं उनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बुरा हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। या क्लासेस में देख लीजिए, कुछ पंखे नहीं चल रहे, या लाइट ट्यूबलाइट काम नहीं कर रहा है। हॉस्टल्स देखिए, अब मतलब सड़क अभी बनना स्टार्ट हुआ है, उससे भी सड़क बहुत बुरे हाल में थे। जितने भी फुटपाथ सब देखिए, मतलब वो चलने लायक नहीं है, तो वही है। तो VC को इन मुद्दों के बारे में पता है? VC को पता होगा भी तो मतलब अब RSS से आई है, वो तो इसके खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं है। मतलब अपने सरकार के खिलाफ बोलने के लिए आपको गट्स चाहिए, उनके पास जो है नहीं तो वो नहीं बोल पाएंगे। आपको कैसे पता कि RSS से आए हैं? RSS से, अगर RSS की नहीं होती तो BJP की नहीं होती तो वो प्रो स्टूडेंट होते हैं। वो हमेशा जब भी स्टूडेंट्स कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाते हैं तो हमेशा उसके खिलाफ वो लोग प्रोक्टोरियल इंक्वायरी ये सब लगाते हैं। और अगर आप इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स होगा तो हमेशा स्टूडेंट्स के मुद्दों को सुनेंगे, वो स्टूडेंट्स के हित में आप बात करेंगे, वो करती नहीं है। ना स्टूडेंट्स से मिलती, ना JNU ऑफिस बैरियर से मिलते हैं। तो जो अभी रस्टिकेशन आया वो आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसे कोई VC सोच नहीं सकते थे कि मतलब सारे ऑफिस बैरियर्स पे एक सब रेस्ट्रिकेट कर देंगे, आउट ऑफ बाउंड भी कर देंगे 2 सेमेस्टर के लिए। आपको क्या लगता है रेस्ट्रिकेट करके उनको क्या मिलेगा? स्टूडेंट्स को अभी जो रेस्ट्रिकेट किया इससे क्या फायदा होगा? उनको लगता है कि रेस्ट्रिकेट करके JNU में इलेक्शंस नहीं होंगे। वो लोग स्टूडेंट्स को बहुत लाइट ले रहा है। स्टूडेंट्स के जो स्ट्रेंथ है वही पूरे यूनिवर्सिटी को चलाता है। जो स्टेक होल्डर्स है जो यूनिवर्सिटी के JNU को स्टूडेंट्स है, ना कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है। जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो स्टूडेंट्स के साथ मिल के यूनिवर्सिटी चलाने के लिए आती है, ना कि वहाँ पे अपना अथॉरिटी जमाने के लिए। तो उनको समझना चाहिए कि ये JNU जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, ना कि जो वहाँ पे कुर्सियों पे बैठ के मतलब जो बैठे उनके लिए नहीं है। मनमौजी करने के लिए मनमौजी, नहीं, तो हाँ, मतलब ये बस इसीलिए रेस्ट्रिकेट करते हैं, इसीलिए आउट ऑफ बाउंड करते हैं ताकि आप लोगों में डर बना रहे, आप लोग सवाल नहीं हाँ, करें। वही तो JNU ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स सब एक साथ होंगे। VC को स्टूडेंट्स पावर जरूर दिखाएंगे हम लोग। क्या कहना हो, इट इज हाईली कंडेमनेबल। मतलब यू कैन नॉट रस्टिकेट दी करंट इलेक्टेड ऑफिस बियरर्स जस्ट ऑन द ऑन प्रोटेस्टिंग ऑन सम पर्टिकुलर इशू। आप एकदम आउट ऑफ बॉन्ड उसको रस्टिकेट नहीं कर सकते हैं। देयर आर वेज टू एंगेज इन डायलॉग्स। आप कोई इशू है आपको यूनियन से, स्टूडेंट से, आप डायलॉग्स के लिए बुला सकते हैं। हमारे इलेक्टेड अराउंड 8 और 9,000 स्टूडेंट्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आप। तो जस्ट ऑन मेयर प्रोटेस्ट करने पे आप उनको मतलब आउट ऑफ बॉन्ड या फिर रस्टिकेट नहीं कर सकते आप। दिस इज हाईली प्रॉब्लमैटिक एंड कंडेमनेबल। तो अभी आप लोगों को फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम भी आई डोंट नो, मतलब GBMs हो रही है, उससे जो भी फैसला निकल के आएगा वो आप होगा। लोग VC से बात करने का प्रयास किए, कोशिश VC की? सुनती कहाँ है, कभी कुछ नहीं सुनती है। मतलब पिछले कुछ सालों में जो भी VC मतलब यहाँ पे आए हैं उनका एक सिंपल सा फंडा रहा है कि वो हमेशा से प्रोटेस्ट और डिसेंट के खिलाफ रहे हैं वो। और ये भी एक एक्शन है जिससे कि वो स्टूडेंट कम्युनिटी को डराना चाहती हैं कि आप मतलब वो जो भी कुछ भी करें उसके खिलाफ आप कुछ बोले नहीं, आप शांति से उसको मान लें। तो उनका हमेशा से यही फंडा रहा है। मतलब जो भी VC पिछले 5-10 साल में जो भी यहाँ पे आए हैं उनका यही फंडा रहा है कैंपस के जो ये डिबेट और डिसेंट का जो कल्चर है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, बर्बाद किया जाए। तो ये पहली बार शायद ये JNU की हिस्ट्री में मतलब पहली बार हुआ है कि किसी इलेक्टेड यूनियन को, पूरे यूनियन को जो है एक साथ आउट ऑफ बाउंड रस्टिकेट कर दिया गया है। सो दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक
एंड हो रहा है अभी जीबी स्कूल जीबीएम्स हो रही है, उससे जो भी रेजोल्यूशन निकलेगा, जो भी उससे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। एंड वी आर फर्मली आई मीन विद यूनियन, जो भी करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। तो यूनियन तो है ही नहीं है अभी, यूनियन के लोग ही नहीं है, तो कैसे आप लोग? यूनियन है, उनके लिए नहीं है। हमारे इलेक्टेड यूनियन अभी भी वही हैं जो थे। अब उन्होंने जो है किया है, अब उनके खिलाफ हम लड़ेंगे जहां तक होगा, एंड वी विल फाइट एंड वी विल विन। क्या नाम बताया आपने? तस्दीक मुस्तफिज। कौन से डिपार्टमेंट मैं से? स्पेनिश से हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एप्लीकेशन आप जब देखेंगे तो एक ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे जेएनयू में जो 9000 छात्र पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं सिर्फ 4 लोगों पर अटैक नहीं है, पूरे जेएनयू के इथोस पे अटैक है, जो उसका एक मूलभूत जो रूप है उस पर अटैक है। हम देखते हैं कि जेएनयू जो है पूरे देश में तमाम जो गरीब गुरबे समाज से आते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ की जो फीस है 268 रुपये है, यहाँ पे हॉस्टल में फीस नहीं है, और यहाँ पे आप जब आते हैं तो आपको एक अलग कल्चर मिलता है जहाँ पे आपका एक्सेप्टेंस है। आप किस परिवेश से आ रहे हैं, आप किस स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, आपके घर में कितना पैसा है, आपके घर के लोग कहाँ से हैं, क्या बैकग्राउंड है, वो सब मैटर नहीं करता है। आपको यहाँ एक ऐसा सामान मिलता है, ऐसा छात्र समुदाय मिलता है जो आपको समर्थन करता है हर वक्त पढ़ने लिखने में, हर चीज़ में, सारी चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पॉसिबल, वो सिर्फ यहाँ के छात्र संघ से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि यहाँ का छात्र संघ जो है वो डीयू जैसे या कहीं किसी और विश्वविद्यालय जैसा कोई पावर की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे छात्र जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जो जेएनयू छात्र संघ होता है वो सिर्फ विश्वविद्यालय की बात नहीं करता, तमाम देश भर में जो भी चल रही हैं लड़ाइयाँ उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, उस पर मुखर अपने वक्तव्य रखता है। तो उनका रस्टिकेशन जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा अटैक है, इस देश के जो हाशिए पर के जो लोग हैं उन पे अटैक है कहीं ना कहीं, कि आप अपने बात करने वाले लोगों को आप कहीं ना कहीं बाहर कर दे रहे हैं, उनको रस्टिकेट कर दे रहे हैं। क्या कारण दिया है एडमिन ने इन लोग को आउट ऑफ बाउंड करने का? इन्होंने कारण ये दिया है कि जो एक एफआरटी करके जो सिस्टम था, जो लाइब्रेरी में जो मेट्रो गेट की तरह इंस्टॉल किया जा रहा था, तो उसको उन्होंने मतलब उनका ये तर्क है कि वेंडलाइज किया है, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन बात यह है कि इस कैंपस में तमाम चीज़ें जो होती हैं, आप देखेंगे कि इस कैंपस में जो मेस भी चलता है वो यहाँ के छात्र चलाते हैं। हम क्या पढ़ेंगे उसमें भी हमारा स्टेक है। ये कैंपस जो है किसी और के होने से ज़्यादा हमारा, हम छात्रों का है, हमारा स्टेक सबसे ज़्यादा है। तो एफआरटी जब लागू किया जा रहा था तो जबरन लागू किया गया वो, उससे लागू करने से पहले ना यहाँ के छात्रों से पूछा गया, ना छात्र संघ से पूछा गया। छात्र संघ यहाँ पे बार बार जो हमारी लाइब्रेरियन है, चीफ लाइब्रेरियन, उनसे मिलने जा रहे थे, उनसे बात करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं मिल रहा था? अब उनके अपने कारण हैं कि उनके पास जवाब नहीं है, उनका अपना एक एजेंडा है, कहीं ना कहीं वो किसी और की जी हुजूरी कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, तो नहीं मिल रहे थे। तो उसी बीच छात्रों ने उसको कहीं ना कहीं उसको हटाने का प्रयास किया कि हम ऐसे फेशियल रिकॉग्निशन जो भी सिस्टम है उसको नहीं मानेंगे हम, और हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है किसी प्राइवेट कंपनी के पास ना जाए। और लाइब्रेरी में पहले से हमारे पास एक मशीन लगी हुई है जो हमारी लाइब्रेरी कार्ड चेक करता है। तो आपको क्या ज़रूरत है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरी में सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, वाटर कूलर भी सही से सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं, वहाँ पे आप बोलते हैं कि आपके पास फंड नहीं है, लेकिन 20 लाख 30 लाख का आप मशीन लाके इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसका लगभग कोई मतलब नहीं है। जितना स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल्ड है जी, उतना सीट्स लाइब्रेरी में अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे सीट्स जो है मुश्किल से 800 सीट्स हैं, 800 सीट्स हैं, और यहाँ पे छात्र जो 8000 से ज़्यादा छात्र हैं। तो अगर आपके पास इतना पैसा है, फंड आपके पास है, फंडिंग आ रही है, तो आप सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, ना कि हमारी प्राइवेसी पे आप कहीं ना कहीं हनन करेंगे। आप हमारा चेहरा किसी प्राइवेट कंपनी को, हमारा फेस जाके भेजेंगे। हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में, अभी की दुनिया में डेटा का ही सबसे बड़ा खेल है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाए। तो इसीलिए वहाँ पे यहाँ के छात्रों ने, जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जी, ये सब इंस्टॉल करने का लाइब्रेरी में, जी, वो कंपनी के ऊपर कभी आप आरटीआई लगा कर देखने की कोशिश की है? कौन कंपनी है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका कनेक्शन क्या है? कभी आप लोगों ने, स्टूडेंट यूनियन के आप लोग भी एक इंटीग्रल पार्ट है, कभी आप लोगों ने कोशिश किया कि आरटीआई डाल के ये कौन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये सब पता किया? हम लोगों ने हमेशा इस चीज़ को लेकर हम मतलब अवेयर रहे हैं कि कौन कंपनी नहीं कंपनी है। तो हमने आरटीआई दायर हर जगह किया, जैसे कि मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से हूँ और यहाँ पे मैं काउंसलर हूँ, तो हमारी लड़ाई यहाँ पे भी चल रही है किसी प्राइवेट एंटिटी के खिलाफ। एक सिद्धांता नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे कोर्सेज जो है यहाँ पे ऑप्शनल कोर्सेज
वो आउटसोर्स किया जा रहा है, बल्कि जेएनयू जो है पब्लिक फंडेड एजुकेशन का एक विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का प्राइवेट एंटिटी जो है आना गवारा नहीं है। हम 1200 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर हम आके ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, प्राइवेट कोर्सेज हमें मिलेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके लिए भी हम लोगों ने आरटीआई दायर किया था, लेकिन हमें आरटीआई का भी जवाब नहीं मिलता है ढंग से। आरटीआई का जवाब नहीं मिलता है। कि हमने जब सिद्धांता फाउंडेशन को लेकर भी आरटीआई दर्ज कराया, तो उसका जवाब नहीं मिला कि वो कितना फीस लेता है हमसे या इंस्टीट्यूशन से, क्या एमओयू है, तो इन सब चीज़ों पे जवाब नहीं मिलता ढंग से। तो हम तो इसके लिए हमेशा अवेयर हैं। हर चीज को आउटसोर्स करने का रोक क्यों लगा हुआ सरकार को, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? और हम देख रहे हैं कि देश भर में जितने भी तमाम सरकारी संस्थान हैं, तो जो सरकार है कहीं ना कहीं हर जगह को बेच रही है, और उनके आंखों में ये कहीं ना कहीं टीसता है कि जेएनयू जो है दिल्ली के एक पॉश इलाके साउथ दिल्ली में 1000 एकड़ का कैंपस है, जहाँ पे बच्चे जो है फ्री में पढ़ते हैं और सोचते विचारते हैं, और जो भी सरकार जो नीतियां लाती हैं जिन्हें सही नहीं लगता उनका विरोध करते हैं। तो ये भी चाहते हैं कि जैसे पूरे देश को ये अडानी अंबानी और तमाम पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ये जो पॉश इलाका है 1000 एकड़ का जो कैंपस है उसको बेच दें। चीज थी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल जब मेरा मास्टर्स खत्म होगा, तो अगर मान लीजिए मेरी जरूरत है, मेरे को लाइब्रेरी जाना है, मेरे कमरे पे कमरा नहीं है मेरे पास, मेरा मास्टर्स खत्म हुआ है, मेरे को नेट का एग्जाम देना है, मैं बाहर मुनेरका में रूम लेके रह रहा हूँ, मेरे को लाइब्रेरी की एक्सेस चाहिए क्योंकि मेरे को रूम पे पढ़ाई नहीं हो रही, तो एटलीस्ट उतना टाइम पीरियड फॉर 5-6 मंथ्स मेरे को टाइम पीरियड मिलना चाहिए कि मैं अपनी तैयारी कर लूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट था वहाँ पे। आप मेरे को ये बोलेंगे कि अब मैं स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मेरे पास ID कार्ड नहीं है, तो आई कैन नॉट एंटर द लाइब्रेरी। आई वॉज एनीवे आई वॉज अ स्टूडेंट, नो। सो उतना एक्सेस होना चाहिए। अब आप उस एक्सेस पे भी रोक लगा दे रहे कि एक आप, और प्लस यू आर जस्ट कंटिन्यूसली सुपरवाइजिंग कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस समय आ रहा है, किस समय जा रहा है, और वो सब डेटा कलेक्ट करके यू आर सेंडिंग इट, यू आर स्टोरिंग इट, कि यू नेवर नो कि आप लेट्स से इफ यू आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, यू बिकम एन एक्टिविस्ट एंड देन यू डू समथिंग, लेट्स से किसी भी चीज पे, छोटी सी चीज पे, तो आप वो सब चीजों का एग्जांपल लेके कि आप कल उस दिन वहां थे ये सब करके। अच्छा, तो आम पब्लिक को या फिर जो साधारण जो यहाँ के छात्र हैं उसको हमेशा शक की निगाहों से देखकर, और जो एक्टिविस्ट तथा कथित एक्टिविस्ट है उसको क्रिमिनलाइज करके ये एडमिन को क्या मिलता है? देखिए, एक इसमें जो है अभी जैसे चल रहा है कैंपस में आजकल, हम देख रहे हैं कि एक खास तरीके की करप्शन पनपा है लोगों के अंदर। क्या करप्शन? अब करप्शन में बताता हूँ कि शुरुआत हुआ था आपका ये जो आपका PSR था, PSR को प्राइवेटाइज करना था इन्हें। दूसरा एक आपका जो रावली गेस्ट हाउस है, रावली गेस्ट हाउस को भी आप प्राइवेटाइज करने वाले थे कि आप पैसा दीजिए कोई भी रह सकता है वहाँ पे। तीसरा भी आप देखेंगे कि कुछ हॉस्टल्स में तोड़ के जो है उनके बालकनी सेट किया जा रहा था। बालकनी में एकदम चीप क्वालिटी का मटेरियल लगा रहे थे, स्टील का फ्रेम लगा रहे थे, वो सब जो पहले से ऑलरेडी है, ये बोल के कि क्वालिटी पुराना वाला टूटने वाला है। अब क्या हुआ कि अब उसमें देखिए कि उसपे RTI जब फाइल किया गया था, तब पता चला कि जो मटेरियल लग रहा है उसमें वो बहुत चीप है। मतलब जितना का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उससे कम से कम नहीं तो 3 गुना, मतलब 3 गुना जो नॉर्मल आपका मटेरियल का कॉस्ट है उससे 3 गुना ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो और उसके ऊपर फिर अब कोर्ट गए तो वो स्टे लग गया फिलहाल के लिए। तो ये हर सेक्टर में, सिमिलरली लाइब्रेरी में, व्हेन यू आर सेइंग कि यू डू नॉट हैव मनी टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन लाइब्रेरी, आपके पास इसलिए पैसा नहीं है कि आप उसको स्पेस बड़ा कर सके, लेकिन आपके पास वहीं पे 20-30 लाख रुपए है आपके पास FRT सिस्टम लगाने के लिए, जो कि एक सुपरविजन का तरीका है, जिससे जो है खास तरीके का आप निगरानी रखना चाहते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एडमिन का प्रायोरिटी जो है कंट्रोल करना ज्यादा है, ना कि तो छात्रों का भला करना। ऑफ कोर्स ये एक कंट्रोल करना है, और कंट्रोल भी इस हिसाब से करना है कि मतलब आप यू नीड टू जस्ट मतलब आप कंप्लीटली एक्टिविज्म को जो है क्रिमिनलाइज कर रहा है। जो एक्टिविस्ट है, एक कि एक्टिविज्म करने से पहले यहाँ पे व्यक्ति अभी भी 10 बार सोचता है कि उसके साथ क्या होगा, कि क्या नहीं होगा। उसकी खुद की पढ़ाई है, वो गरीब तबके से आ रहा है, वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहा है। अब एक्टिविज्म करने से पहले 10 बार सोचता है, अपने मुद्दों के लिए बात करने के लिए 10 बार सोचता है। अब अगर आप ऐसा क्रिमिनलाइजेशन कर देंगे कि आपका
हर समय आपके ऊपर निगरानी रहेगी। कि ये लोग जो है कुछ कहने से पहले सोचे कहीं हम गुनहगार तो नहीं हाँ। करार दिए जाए। एग्जैक्टली तो वही क्रिमिनलाइजेशन का पॉइंट है। और एक एडमिन जो है उसको भी मतलब कि एक क्रिमिनलाइज कर रहा है। दूसरा उसके अलावा कि थ्रू आपका यूनियन को रेस्ट्रिकेट करके आउट ऑफ बाउंड करके वो जताना चाह रहा है कि आप एक्टिविज्म नहीं कर सकते। अब आपके लिए अब आप एक्टिविज्म करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा कैंपस के, आउट ऑफ बाउंड कर दिया जाएगा। सो इट्स इवेंचुअली मास किलिंग ऑफ एक्टिविज्म इन जेएनयू। आउट ऑफ बाउंड का मेन कारण ये था कि थोड़े टाइम पहले जेएनयू को एक खुराफाती एडमिन के खुराफाती आइडिया आया दिमाग में। उन्होंने स्टूडेंट लाइब्रेरी के ज़्यादा सर्विलेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने मशीन्स लगाई। हालांकि उनको काम करना था कि उनको सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी थी लाइब्रेरी की, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके और स्टूडेंट्स पे और रेस्ट्रिक्शन बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई थी। सर्विलेंस बनाने की कोशिश की थी और उसी के खिलाफ सबकी स्टूडेंट्स की साथ में जेएनयू ने लड़ाई लड़ी थी। उन मशीन्स को बाहर उठा के फेंका था। उसी के बाद इनका ये डिसीजन लिया गया। मतलब फैसिलिटीज बढ़ाना था, लेकिन फैसिलिटीज बढ़ाने के वजह उन्होंने सर्विलेंस स्टूडेंट्स के ऊपर ही थोप दिया कि आप एक इस पड़ाव से और गुजरिए। ओके। तो अभी उनका क्या स्टेटस है, अभी कहाँ है अभी हालांकि आज से स्कूल जीबीएम स्टार्ट हैं। लगातार स्कूल के अंदर अलग अलग स्कूल्स में जीबीएम्स चलेंगे। उसके बाद जेएनयू को कंप्लीट लॉकडाउन भी किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर जेएनयू एडमिन नहीं मानता है तो आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स जेएनयू एडमिन का भी घेराव किया जाएगा। क्या रैशनल है एडमिन का, इन लोग को आउट ऑफ बाउंड करने का क्या रैशनल है? आउट ऑफ बाउंड करने का मेन कारण इनका हमेशा यही रहता है कि स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ ना उठाएं। लगातार जेएनयू एडमिन का यही रहा है कि स्टूडेंट्स से किसी भी मुद्दे पे बोल ना पाए। जैसे अभी यूजीसी रेगुलेशन एक्ट पे लगातार जेएनयू के ऑफिस बैरियर स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे थे, तो वो चीज़ उनको पची नहीं और उसी के खिलाफ उन्होंने एक नोटिस थमा दिया कि 1 साल के लिए आप जेएनयू के बाहर जाइए। ओके। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? आप लोगों का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन? अभी स्कूल जीबीएम स्टार्ट हैं और उसी स्कूल जीबीएम के बाद हमारा यही है कि स्ट्राइक लगातार जेएनयू में स्ट्राइक होंगी और उसके बाद कंप्लीटली शटडाउन का कॉल दिया जाएगा।